है स्थिर वैद्युत की, और इसका जो पहला चैप्टर है वो है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। अब इसमें पहला जो टॉपिक हम लिखते हैं वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वैद्युत आवेश क्या होता है? बेसिक सी चीजें हैं ये, हमने पढ़ी हुई हैं स्टार्टिंग में कि आवेश, जैसे हर चीज एक परमाणु से मिलकर बनी होती है, और परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बाहर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये बेसिक सा ये हमने पढ़ा हुआ है, और ये कहलाते हैं मूल कण। मूल कण मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक, इनसे परमाणु मिलकर बना है, और परमाणु से प्रत्येक पदार्थ मिलकर बना है, तो इनको क्या बोला जाएगा? मूल कण। अब मूल कणों के अंदर कुछ ऐसा मूल गुण पाया गया है, किसमें? जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इन मूल कणों के अंदर कुछ ऐसा गुण पाया गया है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास लाते हैं तो ये एक दूसरे से दूर होते हैं, प्रतिकर्षण। ऐसे अगर किसी प्रोटॉन को प्रोटॉन के पास लाते हैं तो ये भी प्रतिकर्षण करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को किसी प्रोटॉन के पास लाएं तो इनके बीच आकर्षण होता है। तो कुछ मूल कण ऐसे हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जिनके अंदर एक ऐसा गुण पाया जाता है आकर्षण और प्रतिकर्षण का। तो इनका ये गुण, आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, तो वैद्युत आवेश से मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और ये भी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और प्रोटॉन का आवेश +1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, प्रदर्शित इसको ई से करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन का आवेश हो और या प्रोटॉन का आवेश हो, बस प्रोटॉन का प्लस और इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है इसमें। अब इनके अंदर जो मूल गुण है वो क्या है? मूल गुण कि आकर्षण और प्रतिकर्षण, कि अगर समान आवेश को हम एक दूसरे के पास लाते हैं, जैसे अगर हम प्लस प्लस को लाएं, प्रोटॉन को प्रोटॉन के पास लाएं तो कौन सा होगा? प्रतिकर्षण। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास लाएं तो भी प्रतिकर्षण, और प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन के पास लाएं तो होगा आकर्षण। तो अगर ये पूछा जाता है कि आवेश का मूल गुण क्या है, मेन गुण, तो वो क्या है कि अगर समान प्रकार के आवेश को हम निकट लाते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और अगर विपरीत प्रकार के आवेशों को प्लस माइनस एक साथ लाते हैं तो क्या होता है? आकर्षण बल कार्य करता है। तो ये आवेशों का मूल गुण कहलाता है। तो मूल गुण में हम क्या लिखते हैं कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मूल गुण। अब इसके बाद आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश को कूलाम के साथ में मापा जाता है, और इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र होता है AT, एम्पियर और टाइम से। ठीक है, तो मात्रक याद रखना, कूलाम होता है, विमीय सूत्र AT है, और आवेश दो प्रकार का होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव और प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये बेसिक सा है, ये पहले हमने पढ़ा हुआ है। ऐसे ही अब हेडिंग इसमें आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। तो ये टॉपिक किसमें? आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण का मतलब होता है, क्वांटीकरण मतलब अगर हम किसी भी चीज का क्वांटीकरण करते हैं पहले तो हमें उसका सबसे छोटी मात्रा का पता होना चाहिए। जैसे अगर हम आवेश को देखते हैं, मान लिया हमने किसी वस्तु को आवेश दिया हुआ है और हमें यह देखना है कि इसकी सबसे छोटी मात्रा कितनी हो सकती है। तो अगर हम आवेश को किसी दूसरी वस्तु को देते जाएं, जैसे आधा आवेश इसकी दूसरी वस्तु को दे दिया, जो बचा उसका आधा आवेश दूसरी वस्तु को दे दे, तो लास्ट में एक 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश। अब इसको आधा नहीं किया जा सकता, या तो ये पूरा आवेश उस तरफ ट्रांसफर होगा या इतना ही आवेश इस तरफ ट्रांसफर होगा। मतलब ये आवेश की सबसे छोटी मात्रा है, न्यूनतम मात्रा, E बराबर -1.6 × 10⁻19। अब अगर कहीं भी आवेश मिलता है, या तो हम किसी वस्तु से आवेश लें या किसी वस्तु को आवेश दें, तो आवेश हमेशा या तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होगा, या बिल्कुल इसका डबल होगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम, या इसका 3 गुना होगा, 3 गुना 1.6 × 10⁻19 कूलाम। जब भी आवेश किसी भी स्थिति में, चाहे हम आवेश लेते हैं या आवेश देते हैं, आवेश इसी प्रकार, इसी मान, सबसे छोटी मात्रा का क्या कहलाएगा? पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, पूरी संख्या से गुणा होगी। n या संख्या
1 2 3 4 5 ऐसे पूरी संख्या से। तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है कि अगर हम किसी वस्तु को आवेश दें या वस्तु से आवेश लेते हैं तो आवेश हमेशा ये जो सबसे छोटी मात्रा है इस मात्रा का पूर्ण गुणज होगा। ठीक, पूरी संख्या से इसके अंदर गुणा होकर आएगी। अब यहां से एक फॉर्मूला बनता है Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE। N क्या है? संख्या। क्योंकि इसका सिंपल मतलब क्या है कि या तो इलेक्ट्रॉन एक होगा, जैसे इतना आवेश कब होगा कि एक इलेक्ट्रॉन है, इतना आवेश कब होगा, एक इलेक्ट्रॉन का इतना आवेश तो 2 इलेक्ट्रॉन है, या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे या 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या है? संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉन या तो एक होगा या 2 या 3 4 ऐसे डॉट डॉट। तो अगर हमें ये पूछा जाए कि 50 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे n की जगह 50 रखेंगे और E का मान हमें पता ही है। तो कितने भी इलेक्ट्रॉनों का आवेश ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है। तो यह आवेश का क्वांटीकरण है। इसके बाद आवेश का संरक्षण का नियम, आवेश के संरक्षण का नियम, यहां से एक फॉर्मूला मिला है Q इज इक्वल टू NE। आवेश के संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम हमने पहले भी ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है कि ऊर्जा को न तो समाप्त किया जा सकता न ही उत्पन्न किया जा सकता, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे ही आवेश को न तो समाप्त किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता, इसे बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। यही आवेश के संरक्षण का नियम है कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता, न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता, उत्पन्न किया जा सकता। क्या किया जा सकता है? सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, यह आवेश के संरक्षण का नियम है, यह बेसिक है। अब इसके बाद ये जो हमने आवेशों का मूल गुण पढ़ा है, आवेशों के मूल गुण कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इन पे क्वेश्चन लिखा जाता है। क्वेश्चन ये है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि दो आवेश अगर हमें मिले हैं, दो क्वेश्चन ये है कि दो आवेश Q1 Q2 इस प्रकार हैं, दो आवेश हैं Q1 Q2 इस प्रकार हैं। पहली कंडीशन कि Q1 Q2 का गुणनफल 0 से बड़ा है, ठीक है, और दूसरा Q1 Q2 का गुणनफल 0 से छोटा है। तो दोनों ही कंडीशन में हमें क्या बताना है? हमें बल की प्रकृति बतानी है। बल की प्रकृति बताइए। बल की प्रकृति कि इनके बीच आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा, हमें यह बताना है। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर दो आवेश हैं Q1 Q2 और ये दो कंडीशंस हैं, तो इनमें से पहली कंडीशन ले ली हमने कि Q1 और Q2 ग्रेटर देन 0, मतलब Q1 और Q2 की गुणा करने के बाद 0 से बड़ी संख्या आती है, और 0 से बड़ी संख्याएं प्लस की होती हैं, +1 +2 +3, और 0 से छोटी संख्याएं माइनस की होती हैं, -2 -3। ठीक है, जितनी माइनस ये नेगेटिव संख्याएं हैं, जितनी ऋणात्मक संख्याएं हैं, सब 0 से छोटी हैं, और जितनी धनात्मक संख्याएं हैं सब 0 से बड़ी होती हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या कंडीशन है? हमारे पास कंडीशन है कि Q1 और Q2 की गुणा करने के बाद 0 से बड़ी संख्या है, और 0 से बड़ी संख्या मतलब धनात्मक है। तो दोनों की गुणा करने के बाद कौन सी राशि प्राप्त होती है? धनात्मक। और धनात्मक दो ही कंडीशन में प्राप्त हो सकती है, या तो Q1 भी प्लस हो और Q2 भी प्लस हो, क्योंकि प्लस की प्लस में गुणा होगी तो प्लस ही आएगा। या दूसरी कंडीशन ये है कि Q1 भी माइनस हो और Q2 भी माइनस हो, तब प्लस आ सकता है, क्योंकि माइनस की माइनस में गुणा होगा तो प्लस आता है। अब दोनों ही कंडीशन में अगर दोनों धनात्मक हैं, तो अभी हमने पढ़ा था कि समान आवेश में कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण। और अगर दोनों ऋणात्मक हैं, अगर दोनों धनात्मक हैं तो भी कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण। और अगर दोनों ऋणात्मक हैं तो भी कौन सा बल होगा? प्रतिकर्षण। तो पहली कंडीशन में बल की प्रकृति होगी प्रतिकर्षण, यानी ये आवेश एक दूसरे को दूर करेंगे। ऐसे ही दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि Q1 Q2 लेस देन 0 यानी 0 से छोटा, और 0 से छोटी संख्याएं
कैसी होती है, ऋणात्मक। अब अगर दो आवेशों की गुणा करने के बाद कैसी संख्या आती है, ऋणात्मक, तो इसके लिए दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, क्योंकि प्लस की माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तब माइनस आ सकता है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में हमने ये पढ़ा था कि विपरीत प्रकार के आवेश, एक प्लस और एक माइनस, उनके बीच कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण बल। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन है, पहली कंडीशन में हमने क्या लिखा है कि प्रतिकर्षण बल होगा, और दूसरी कंडीशन में कौन सा बल है, आकर्षण बल। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो ये उसी आधार पे है कि मूल गुण है जो आवेशों के, उसके आधार पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, इसके बाद अब हमें ये तो पता है कि दो आवेशों के बीच बल की प्रकृति हम बता सकते हैं। ठीक, बल की प्रकृति की ये आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। अब हमें क्या देखना है कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो बल कितना होगा। जैसे एक कंडीशन दी गई कि ये 10 कूलाम आवेश है और ये 50 कूलाम आवेश है और इनके बीच की दूरी 3 मीटर है, तो इनके बीच बल तो प्रतिकर्षण होगा क्योंकि दोनों धनात्मक हैं, लेकिन बल का मान क्या होगा, ये बल का मान। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है और वो कूलाम का नियम है। कूलाम के नियम से एक फॉर्मूला मिलता है, तो इसके लिए हमने हेडिंग लिखी है कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। ठीक है, इसे कूलम्ब का नियम भी कहते हैं, एनसीईआरटी में इसे कूलम्ब बोला जाता है, कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम। अब इसमें हमने मान लिया अपनी तरफ से कि दो आवेश हैं हमारे पास, एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2। दो आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी हमने r मानी है। ठीक है, दो आवेश हैं और इनके बीच की दूरी r है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इनके बीच बल क्या होगा। तो दो ऑब्जर्वेशन कूलाम ने नोट किए हैं। पहला क्या था कि इन आवेशों के बीच जो बल लगता है, दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब कि इनका गुणनफल अगर ज्यादा आएगा तो बल ज्यादा लगेगा, और अगर इनका गुणनफल कम आया तो बल कम लगता है। जैसे 10 कूलाम आवेश है और 3 कूलाम आवेश है, और यहां पे 4 कूलाम आवेश है और 7 कूलाम आवेश है, तो इनके बीच बल ज्यादा लगेगा या इनके बीच। तो सिंपल, 10 और 3 का गुणनफल 30 होता है और यहां पे 28, तो इनका गुणनफल ज्यादा है तो इनके बीच में बल ज्यादा लगेगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, और हम चिन्ह छोड़ देते हैं क्योंकि चिन्ह से तो सिर्फ आकर्षण प्रतिकर्षण का पता चलता है, बल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, दूसरी कंडीशन, तो दूसरा जो पॉइंट नोट किया है वो है कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेशों के बीच जो बल लगेगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूरी कम होगी, ये उल्टा है, दूरी कम होगी तो बल ज्यादा लगेगा और दूरी ज्यादा होगी तो बल कम लगता है इसमें। ठीक है, फिर इन दोनों कंडीशंस को, दोनों पॉइंट्स को एक जगह मिलाया गया, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और यहां पे एक नियतांक आता है, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, और वो नियतांक है स्मॉल के, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये कूलाम का नियम और बल ज्ञात करने का फॉर्मूला है इसमें। अब इसको क्या बोलते हैं, ये एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, नियतांक है इसे, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं स्थिर आवेशों के बीच बल पढ़ते हैं, स्थिर वैद्युत, यूनिट का नाम स्थिर वैद्युत है, तो इसको नाम दिया गया है स्थिर वैद्युत नियतांक। क्या बोला जाएगा इसको, स्थिर वैद्युत नियतांक के। और वायु या निर्वात में अगर आवेशों के बीच में कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, इनके बीच में कोई पदार्थ नहीं रखा, कोई वस्तु नहीं रखी है, तब इसका जो मान होता है वायु या निर्वात में, निर्वात के लिए इसका कांस्टेंट मान है, बिल्कुल नियत मान, स्मॉल के बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9। और ये टॉपिक है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो अभी ये ध्यान रखना बस कि कूलाम का नियम, एक नियतांक हमें मिला है और बाकी आवेश हमें पता होंगे और दूरी पता होगी। ठीक है, ये कूलाम का नियम है। अब ये जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जाता है, इसमें हमेशा स्मॉल k की जगह पे लिखा जाता है F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर।
ठीक है। तो स्मॉल के की जगह पे क्या लिखा है 1/4πε0। मान इसका भी वही रखते हैं हम कि 1/4πε0 स्मॉल के इज इक्वल टू 9 × 10⁻9, मान वही है। लेकिन इसमें जो एप्सिलॉन नोट आया है, एप्सिलॉन नोट, ये एक पूरा टॉपिक है। इसका मान क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, किस तरह की राशि है, क्या मतलब होता है इसका, और मात्रक, विमीय सूत्र, ये सारी चीजें इसके बारे में होते हैं। तो इसको वैद्युतशीलता बोलते हैं, वैद्युतशीलता। तो ये टॉपिक है एक नया, वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता इसे बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, वैद्युतशीलता। तो वैद्युतशीलता क्या होती है, पहले तो हम इसका मात्रक, विमीय सूत्र ये, और फिर इसके मान के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम बनाते हैं इसका मात्रक। अब मात्रक के लिए जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है कि 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है। तो अगर वैद्युतशीलता का मात्रक बनाना है तो वैद्युतशीलता ε0 को इस तरफ और 1/4πf Q1 Q2/r²। ठीक है। अब हम मात्रक बनाते हैं तो जैसे हमें आवेश, और ये भी आवेश है, दोनों आवेश है तो इनके मात्रक रखने। आवेश का मात्रक अभी बताया था, इसमें कुलाम होता है। दूसरा भी आवेश है तो ये भी कुलाम होगा, और अपॉन बल, बल का मात्रक न्यूटन, और दूरी का मात्रक मीटर, दूरी का स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब टोटल मात्रक कितना बना है इसका, ये है कुलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक है, कुलाम का स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब विमीय सूत्र, 11th में हम विमीय सूत्र पढ़ते थे, तो विमीय सूत्र कुछ याद होने चाहिए। जैसे बल, ये कुलाम का विमीय सूत्र अभी बताया था, ये तो AT होता है। तो कुलाम तो स्क्वायर है तो A का भी स्क्वायर और T का भी स्क्वायर। कुलाम का विमीय सूत्र AT, और कुलाम का स्क्वायर है तो A का भी स्क्वायर और T का भी स्क्वायर। न्यूटन का विमीय सूत्र होता है mLT-2, और मीटर L होता है, और मीटर स्क्वायर L⁻²। ठीक। अब विमीय सूत्र को अपॉन में नहीं रखते हम, इसको हम m की पावर कितनी है 1, अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो पावर कितनी हो जाएगी -1, जो प्लस है वो माइनस हो जाती है। L की पावर 1 ये है और 2 ये हैं, तो कितनी पावर हुई 3, और 3 को जब ऊपर ले जाएंगे इसमें तो L की पावर हो जाएगी -3। ऐसे ही T की पावर 2 तो ऊपर पहले से है, और ये -2, इनको जब ऊपर ले जाएंगे तो कितनी हो जाएंगी पावर, 2 पहले से हैं और 2 ये ऊपर जाके प्लस, तो कितनी होगी 4, और A की पावर हो गई इसमें A की पावर 2। तो ये मात्रक और विमीय सूत्र जैसा हम 11th में बनाते थे। अब जो मेन है इसमें कि वैद्युतशीलता का मान क्या होता है, तो ये लिख लेना इसमें। इसके बाद इसका मान क्या होता है और ये किस तरह की राशि है, तो पहले मान समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए वैद्युतशीलता को हम 2 तरह से समझते हैं। वैद्युतशीलता जैसे निर्वात, वायु या निर्वात। ठीक है, वायु या निर्वात या माध्यम। इसका मतलब है कि जब हम 2 आवेशों के बीच बल देखते हैं Q1 और Q2, तो इस चीज का प्रभाव पड़ता है कि इनके बीच में क्या चीज उपस्थित है। अगर इनके बीच में कोई पदार्थ नहीं है, जैसे निर्वात है, कोई कण माध्यम नहीं है, निर्वात बोलते हैं उसको, या फिर वायु है, वायु लगभग निर्वात जैसी है, बहुत हल्की है, तब इसकी जो वैद्युतशीलता होती है ε0 लिखा जाता है, और फिक्स मान 8.85 × 10⁻12। ठीक, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता 8.85 × 10⁻12। वायु या निर्वात से अलग किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता, जैसे हमें कागज की वैद्युतशीलता ज्ञात करनी है, कागज, तो कागज की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन लिखा जाएगा। ε0 सिर्फ किसके लिए आता है, वायु या निर्वात के लिए। ठीक है, तो कागज की वैद्युतशीलता 8.85 × 10⁻12 तो लिखेंगे ही, और कागज की ज्ञात करने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 2.5 से। ठीक है, अभी समझते हैं इसको, कितने से गुणा करते हैं, 2.5 से। वैसे ही कांच की वैद्युतशीलता ज्ञात करनी है अगर, तो इसकी वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन लिखेंगे, क्योंकि ε0 तो किसके लिए आता है, निर्वात के लिए।
इसकी वैद्युतशीलता ज्ञात करने के लिए 8.85 गुणा 10 की पावर -12 तो लिखा ही जाएगा। कांच की वैद्युतशीलता इससे 6 गुना ज्यादा होती है, लगभग ये मान हमारे पास है अंक। ठीक, ऐसे ही जल की वैद्युतशीलता अगर ज्ञात करें, जल, तो जल की वैद्युतशीलता 8.85 गुणा 10 की पावर -12 का 81 गुना होती है। तो क्या पता चलता है कि सबसे कम वैद्युतशीलता किसकी है? निर्वात की, वायु या निर्वात की सबसे कम। अब अगर कागज की किसी माध्यम की देखते हैं तो एक अंक से गुणा करते हैं और वो अंक सभी माध्यम के लिए अलग अलग है और इसको हम बोलते हैं प्रावैद्युत अंक, प्रावैद्युत अंक, प्रावैद्युतांक बोला जाता है इसको। ठीक है, प्रावैद्युत का अंक होता है एक प्रावैद्युतांक। तो यहां से एक फॉर्मूला बना है हमारे पास कि किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता ज्ञात करनी है एप्सिलॉन, तो क्या करना पड़ेगा? वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता में उस माध्यम के प्रावैद्युतांक से गुणा करते हैं एप्सिलॉन नॉट में। ठीक है, ये किसकी वैद्युतशीलता है? माध्यम की। ये वायु या निर्वात जिसका फिक्स मान है, और के क्या है? उस माध्यम का प्रावैद्युतांक। तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। अब ये किस तरह की चीज है? वैद्युतशीलता का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या काम करती है, तो इसके लिए समझना। जैसे अभी हमने कूलाम का नियम पढ़ा है, तो उसमें Q1 और Q2 दो आवेशों के बीच बल लगता है। ठीक, हमने मान लिया अपनी तरफ से कि दो आवेश हैं हमारे पास और इनके बीच कोई माध्यम नहीं है। माध्यम न होना निर्वात, निर्वात मतलब खाली क्षेत्र, कोई चीज नहीं है, और इनके बीच में हमने मान लिया कि 50 न्यूटन बल लगता है। कितना बल? 50 न्यूटन बल लगता है। लेकिन अगर इनके बीच कोई माध्यम रख दिया जाए, Q1 और Q2 के बीच कोई पदार्थ रख दिया, जैसे कोई भी वस्तु, जैसे कांच रख दिया, कागज जो अभी बताए थे, इसमें कोई भी वस्तु रख दी जाए, प्रावैद्युत रख दिया जाए, अब इनके बीच का जो बल होगा वो क्या हो सकता है? 50 न्यूटन ही रहेगा, या ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, तो माध्यम रख देने पर बल घट जाता है। जैसे चुंबक और लोहे के बीच अगर हम कोई पदार्थ रख दें तो उनके बीच का बल कम हो जाता है। ऐसी आवेशों के बीच आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, अगर उनके बीच कोई माध्यम है तो वो बल घट जाएगा। जैसे पहले 50 था और अब 40 हो जाए। ठीक है, बल क्या होता है? घट जाता है। तो वैद्युतशीलता हमें ये बताती है किस माध्यम को रखने से कितना बल घट जाएगा। ठीक है, तो जैसे जिसकी वैद्युतशीलता ज्यादा होगी तो उसको रखने पे उतना ही बल कम लगेगा। जिसकी वैद्युतशीलता ज्यादा होगी उसको रखने से बल उतना ही कम लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला में हमने देखा है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F व्युत्क्रमानुपाती एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन कि बल माध्यम की वैद्युतशीलता के व्युत्क्रमानुपाती। अगर वैद्युतशीलता ज्यादा होगी तो बल घट जाएगा। ठीक है, तो वैद्युतशीलता क्या हुई इसमें? वैद्युतशीलता होती है बल को कम करने की अक्षमता। जो माध्यम हमने रखा है उसमें एक अक्षमता है जो बल को कम करती है, तो जिसकी अक्षमता ज्यादा होगी, वैद्युतशीलता ज्यादा होगी, वो बल उतना ही घटा देगा इसमें। ठीक है, तो ये वैद्युतशीलता के बारे में है और ये कूलाम का नियम था। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें प्रावैद्युतांक के बारे में, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सारे टॉपिक्स। तो